क्या आप भी चाह रहे हो 2022 के एग्ज़ाम में आप 90 प्लस लाना इंग्लिश में? तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आप चाह रहे हो कि आपके 2022 के एग्ज़ाम में इंग्लिश में 90 प्लस आए तो आप बिल्कुल एक सही जगह पे हो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में जो है आपको यहाँ पे मैं पूरी तरह से इंग्लिश के हर एक वो क्वेश्चंस, इंग्लिश का वो हर एक चैप्टर का डिस्कशन करने वाला हूँ जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 90 प्लस लाने में हेल्प करेगा। और इसका प्रूफ भी मेरे पास है। मैं आपके साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्कशीट को शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल ऑनलाइन स्टडी एरा पे, जहाँ पे हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग तैयारी करने वाले हैं, हम लोग समझने वाले हैं इस चीज़ों को देख के समरी कैसे लिखा जाता है। आखिर यहाँ पे हम लोग जो है फर्स्ट लेसन पोइट्री सेक्शन से स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी डिस्कशन करेंगे, जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर समरी लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहली चीज़ें आप लोग भी अपने पास में कॉपी और कलम लेके बैठे, ये चीज़ें आप ज़रूर करें। यदि आपके पास पेन और बुक नहीं, नोटबुक नहीं है तो आप मत देखो मेरा वीडियो। यदि आपके पास ये दोनों चीज़ है तभी आप वीडियो देखो और इसे नोट डाउन भी करते चलेंगे। चलिए गाइस, आपको मैं इसके बारे में पहले कुछ बता दूं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, अगर इनकी पोइट की अगर मैं बात करूं तो इनकी पोइट का नाम बनता है जॉन डन। ये आप सबके पास बुक तो ज़रूर होगा। क्या आप मुझे इनकी जन्म और इनकी मृत्यु बताओगे? यदि आपके पास बुक नहीं है तो इससे पहले मैंने इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाई हुई है, आपको वहाँ पर आपको ज़रूर दिख जाएगा। तो आप मुझे ज़रूर इस क्वेश्चन का कमेंट करके बताएं कि जॉन डन का जन्म और मृत्यु कब होता है। नेक्स्ट, इनकी बिलॉव्ड का नेम क्या है? ये आपको बुक में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये ध्यान रखेंगे इनकी बिलॉव्ड का जो नाम रहता है वो रहता है एनी मोर। बिलॉव्ड इट मीन्स प्रेमिका। जॉन डन की जो प्रेमिका है उनका नाम है एनी मोर। नेक्स्ट पॉइंट, जॉन डन को हम कौन से पोइट के नाम से जानते हैं? तो जॉन डन को हम जो है मेटाफिजिकल, एक आध्यात्मिक कवि के नाम से जानते हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। जॉन डन इज गोइंग टू, जॉन डन कहाँ जा रहे हैं? तो जॉन डन जो है जा रहे हैं अपनी बिलॉव्ड को छोड़ के। कहाँ जा रहे हैं? तो जर्मनी जा रहे हैं। मुझे आप लोग बताएंगे जॉन डन जर्मनी क्यों जा रहे हैं? क्या उनको अपनी बिलॉव्ड से, अपनी प्रेमिका से, अपनी वो जो उनकी जो वाइफ है उससे कोई अच्छी लड़की मिल गई है, या इनसे ज़्यादा कोई प्यार करने वाली इनको कोई और महिला मिल चुकी है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वह जानना चाहती हैं, महसूस करने के लिए कि आखिर जब मृत्यु होता है तो लोगों को कैसी दर्द महसूस होती है। क्योंकि जॉन डन का मानना है कि मृत्यु कभी न कभी, एक न एक दिन तो वो श्योर है, वो आना ही आना है। और ये चाहते जब मुझे मृत्यु आए तो मैं पूरी तरह से खुशी खुशी उस मृत्यु का आनंद ले सकूं। तो चलते हैं गाइस, हम लोग देखते हैं आखिर लिखेंगे हम समरी कैसे। देखिए, सबसे पहली चीज़ को ध्यान रखेंगे, जब भी समरी स्टार्ट करना हो तो पहले हम उस लेसन के बारे में ज़रूर डिस्कशन करेंगे। आखिर इसमें इसको लिखा किसने और इसके बारे में यहाँ पे उन्होंने क्या क्या लिखा है। तो मैंने यहाँ पे बहुत कम पॉइंट ऐड किया है, आपको आगे और भी बहुत सारे पॉइंट बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट पैराग्राफ हम इसी तरह से स्टार्ट करेंगे लिखना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज़ अ लव पोएम रिटन बाय जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक बहुत ही प्रेम पूर्वक, प्रेम पे आधारित एक कविता है जो जॉन डन के द्वारा लिखी गई है। हु इज़ ऑल्सो नॉन एज मेटाफिजिकल पोइट। जॉन डन, जिन्हें हम मेटाफिजिकल पोइट के नाम से भी जानते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आएंगे हु इज़ नॉन एज मेटाफिजिकल पोइट, हु इज़ नॉन एज पीपल्स पोइट, हु इज़ नॉन एज वॉर पोइट, ऐसी तरह हु इज़ नॉन एज नेचर पोइट। तो उस तरह से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे हर एक चैप्टर का डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पर आपको जानकारी मिलती रहेगी। इन दिस पोएम, तो देखा मैंने पहले क्या लिखा कि आखिर इसे लिखा किसने और इस पोएम में बात क्या की जा रही है। तो इस पोएम में किस चीज़ की बात की जा रही है? तो लव पोएम। एक ऐसी पोएम है, लव पोएम है। और जॉन डन को हम कौन से नाम से जानते हैं? तो जॉन डन को हम मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जानते हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब्स, इस पोएम में कवि वर्णन करते किसके बारे में? ट्रू लव, वास्तविकता, सच्ची प्यार को। इन ह्यूमन लाइफ, जो मानव जीवन में जो सच्ची प्यार है, ट्रू लव है, उसके बारे में अपने बिलव्ड से वो डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे अगले पैराग्राफ में। जब अगली पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग इसी तरह से थोड़ी सी लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ के नीचे से जो हम स्पेस छोड़ के आगे से स्टार्ट करेंगे लिखना। द पोएट वांट्स टू गो अपार्ट फ्रॉम हर बिलव्ड। कभी क्या चाहते हैं? कभी चाहते हैं कि वह अपनी बिलव्ड से, अपनी सबसे ज़्यादा चाहने वाली से वह चाहते हैं दूर हो जाना। कितनी समय के लिए? फॉर सम टाइम्स, कुछ समय के लिए। वो भी क्यों?
टू फील महसूस करने के लिए, क्या महसूस करने के लिए, द पैंग्स ऑफ डेथ, जब मृत्यु आती है उस समय जो दर्द होती है उस दर्द को महसूस करने के लिए कवि चाहते हैं मैं अपनी प्रेमिका से थोड़ी सी दूर होके उस मृत्यु का अनुभव कर सकूं, उस दर्द का अनुभव कर सकूं। सी बिकम्स वेरी सैड, जब वह जानती उनकी बिलॉव्ड की मेरी जो हस्बैंड है, मेरे जो शौहर हैं वो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मुझसे दूर, तो उस वजह से उनकी प्रेमिका बहुत उदास हो जाती है, बहुत रोने लगती है, करहाने लगती है, आहें भरने लगती है। वह भी अपनी बिलॉव्ड से रिक्वेस्ट करती है कि आप मत जाओ मुझे छोड़ के। द पोएट कंसोल्स, कंसोल का मतलब होता है दिलासा देना, कवि दिलासा दिलाते हैं। जॉन डन अपनी बिलॉव्ड एनिमोर को दिलासा देते हैं, हिज बिलॉव्ड, अपनी बिलॉव्ड को, ओवर ए टेम्प्रोरी सेपरेशन, वह दिलासा देते हैं, उस आश्वासन देते हैं, अरे तुम मत परेशान हो, मत रो, मैं तुमसे जो दूर हो रहा हूँ वह टेम्प्रोरी, कुछ क्षण के लिए मैं जा रहा हूँ, कुछ क्षण के लिए मैं तुमसे अलग हो रहा हूँ, मैं पूरे नहीं जा रहा हूँ तुमसे दूर रहने के लिए, मैं फिर वापस जरूर आऊँगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट डेथ इज सर्टेन, कवि के अनुसार कवि कहते हैं मृत्यु एक न एक दिन वह आनी है, मृत्यु तो निश्चित ही है, वह जरूर आएगी आएगी। ही कंपेयर्स, और वही चाहते हैं कि जब मृत्यु आएगी, जो उस समय जो मुझे दर्द जो महसूस करना होगा उस दर्द को मैं पहले महसूस कर लेता हूँ, और जब मृत्यु आई तो मैं उस समय मृत्यु को खुशी खुशी स्वीकार कर सकूँ। ही कंपेयर्स, कवि जो है तुलना करते हैं, किसको तुलना करते हैं, हिमसेल्फ, खुद की तुलना करते हैं, किससे करते हैं, टू द सन, अपनी तुलना वह सूरज से करते हुए कहते हैं कि उस सूरज से तो मैं बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि सूरज के पास न ही कोई इच्छा है, न उनकी कोई डिज़ायर है, न उनके पास कोई सेंस है, फिर भी देखो वह शाम में जाते हैं और सुबह में आ जाते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे पास तो इच्छाएं हैं, मेरे पास आने का वजूद है, वो कारण है, और वो कारण सब तुम हो, इसीलिए मैं ज़रूर वापस आऊँगा। एंड एश्योर्स डैट, और आश्वासन देते हैं, ही विल कंप्लीट हिज जर्नी, कि मैं अपनी यात्रा जल्द से जल्द पूरी करूँगा, एंड विल रिटर्न टू हर, और मैं तुम्हारे पास जल्दी से जल्दी वापस आऊँगा। तो इस तरह से जो है हमारी सेकंड पैराग्राफ भी कंप्लीट होती है। तो गाइज़ इसी आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखना, और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ गाइज़ एक लाइक ज़रूर करना, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप नए हो तो बिल्कुल इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको अभी पूरे 1 साल पढ़ना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। द पोएट थिंक्स डैट, कभी सोचते हैं मैंस पावर इज़ वेरी फीबल, कभी सोचते हैं कि मनुष्य की शक्ति बहुत कमज़ोर है। फीबल, फीबल शब्द का मतलब होता है कमज़ोर, वीक, इसका उल्टा होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत। कभी कहते हैं कि मनुष्य की जो पावर है, शक्ति जो है बहुत कमज़ोर है। वो किस सेंस में कहते हैं, वो इस सेंस में कहते हैं कि जब मनुष्य के पास अगर अच्छे दिन आते हैं, अगर भगवान उसके घर में ढेर सारी खुशियाँ भर देते तो वो भी उससे बर्दाश्त नहीं होता, वो भी उसमें उछलते कूदते रहते, और जब उसके यहाँ पे दुर्भाग्य के भी दिन आते हैं तो भी उसमें रोने लगता है, उसमें वह करहाने लगता है, उसमें वह सोचता है जल्द से जल्द मुझे इस चीज़ से मुक्ति मिल जाए। एंड लॉसेज हिज होप, और वह क्या करता है, लॉस कर लेता है, खो देता है। क्या खो देता है, अपनी आशा को खो देता है। व्हेन, जब, मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य, फॉर्च्यून का मतलब होता है सौभाग्य, मिसफॉर्च्यून इट मीन्स दुर्भाग्य, जब दुर्भाग्य आते हैं, मिसफॉर्च्यून कम्स आते हैं, मिसफॉर्च्यून मतलब जब दुर्भाग्य आते हैं तो वो अपनी सारी आशाएं खो देती है। ही अंडरस्टैंड्स हिज बिलॉव्ड, वो अपनी प्रेमिका को समझते हैं, अंडरस्टैंड्स हिज बिलॉव्ड, वो अपनी प्रेमिका को समझाते हैं और कहते हैं नॉट टू बी, तुम मत रो, और साय, और ना तुम आहें भरो, बिकॉज बाय डूइंग, अगर तुम इस तरह से अगर करोगी, तुम रोगी, तुम आहें भरोगी, सी विल वेस्ट हिज लाइफ, तुम अपनी भी और मेरी भी जीवन को बर्बाद कर रही हो, मेरी खून की जो मेरे नसों में जो खून दौड़ रही हो उसे तुम बर्बाद कर रही हो, मेरे जान को तुम निकाल रही हो, मेरे प्राण को तुम निकाल रही हो, इसीलिए तुम मत रोना। इस तरह से वह कह कर के अपनी प्रेमिका को चाहते हैं, चाहे जैसे भी उसे इस तरह से कह कर के वो दिलासा दिलाना चाहते हैं कि अगर तुम रोगी तो वह दर्द मुझे होगा, वह कष्ट मुझे होगा। और ऐसा कहते हुए फिर कभी कहते हैं
ही एडवाइजेज हर, वह उसे एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, डैट व्हेन यू रिमेंबर मी, जब तुम मुझे याद करोगे, जस्ट फील वी आर टर्न असाइड, बस तुम्हें याद जब मुझे करना, ऐसे सोचना कि हम लोग एक बेड पे लेटे हुए, जैसे बेड होता है और तुम उस तरफ करवटे लेटे हो और मैं इस तरफ करवट लेट किए हुए लेटा हूँ, बस इस तरह से सोचना कि हम दोनों एक ही बेड पे अलग अलग करवटें बदल के सो रहे हैं, और ऐसा सोच करके तुम मुझे बस फील कर लेना, लेकिन रोना मत, तुम आहे मत भरना, कराना मत। नेक्स्ट हम लोग लास्ट पैराग्राफ पे आएंगे। लास्ट में हम लोग ये लिखते हैं, इसी तरह से आप भी पैराग्राफ चेंज करके अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें, और हो सके तो आप लोग जो है अपनी अपनी जो भी चीज़ें हैं जो लिखने के बाद मुझे आप व्हाट्सएप करके ज़रूर बताएं। मैंने आपके साथ अपना व्हाट्सएप नंबर कई बार शेयर किया है, यदि नहीं आपके पास है तो फिर भी आप नोट कर लेंगे और मुझे व्हाट्सएप करें। नेक्स्ट है, फाइनली द पोएट सेज, अंततः अंतिम में कवि कहते हैं, क्या कहते हैं, डैट कि दोज हु लव ईच अदर, कि वो व्यक्ति जो एक दूसरे को प्यार करते हैं, नेवर पार्टेड, उन्हें चाह कर भी कोई अलग नहीं कर सकता, बट ऑलवेज, लेकिन क्या होता है, अलाइव आफ्टर डेथ, वो मरने के बाद भी वह जीवित ही रहते हैं, उन्हें चाह कर भी आप अलग नहीं कर पाओगे। और इस तरीके से कवि जो हैं वह प्यार पर बहुत सारा प्रकाश डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं आधुनिक प्यार से उनके बहुत हटके है, जो मतलबी प्यार नहीं है, और इस तरह से कभी अपने बिलव्ड को दिलासा देते हैं कि वह रिटर्न जरूर आएंगे। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। जी दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर मुझे बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।